नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरदोई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गालीबाज सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। दुकानदारों से सिपाही कर रहा था गाली गलौज। गुनबा में तैनात है आरोपी सिपाही। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। हरदोई से गालीबाज सिपाही का वीडियो वायरल। दरअसल दुकानदारों के साथ गाली गलौज कर रहा था ये सिपाही और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुनबा में तैनात है ये आरोपी सिपाही। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हरदोई से गालीबाज सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। दुकानदारों से सिपाही कर रहा था गाली गलौज। गुनबा में तैनात है ये आरोपी सिपाही। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि गालीबाज सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुकानदारों से सिपाही गाली गलौज कर रहा था और उसी दौरान की ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई है और इसमें दुकानदारों से ये सिपाही गाली गलौज करता नजर आ रहा है। गुनबा में तैनात है ये आरोपी सिपाही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरदोई से तस्वीरें, गालीबाज सिपाही का ये वीडियो वायरल। दो 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके को एक नई संजीवनी मिली है। कई दशकों से सिर्फ विकास की बातें सुनने वाला बुंदेलखंड अब विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी को मिला 5वां एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा एक्सप्रेसवे। अब ना दिल्ली दूर और ना ही लखनऊ दूर। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार। 2.5 महीने में तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 5 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बना यूपी। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार देश भर में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी का उदाहरण है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होने वाले इस एक्सप्रेसवे की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने 29 फरवरी 2020 को रखी थी। उसके बाद इस एक्सप्रेसवे को बनाने के काम में तकरीबन 28 महीने लगे। 10 साल पहले तक चित्रकूट और बांदा समेत बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्सों में सड़कों की हालत बेहद खराब थी। सड़कें या तो होती ही नहीं थी या फिर इतने गड्ढे होते थे कि 50 किलोमीटर का सफर तय करने में भी कई बार 4 से 5 घंटे तक लग जाते थे। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब बुंदेलखंड के लिए न दिल्ली दूर है और न ही लखनऊ, न ही प्रयागराज। 4 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस हाईटेक एक्सप्रेसवे को आगे आने वाले समय में 6 लेन तक भी विस्तृत किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यूपी के 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को फायदा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। इससे पहले प्रदेश में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहले से चालू है। वही 6वें एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगातार विकास की गति को रफ्तार दे रही है, अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगातार विकास की गति को रफ्तार दे रही है, उस लिहाज से क्या विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठाने कम कर देंगे। हर खबर के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 16 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन में करेंगे। इसके साथ ही पीएम यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के आगमन को लेकर जालौन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके लिए एक्सप्रेसवे के पास भव्य पंडाल सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है, जो कि चित्रकूट से शुरू होकर इटावा में समाप्त होगा। इसके जरिए बुंदेलखंड के लोग आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार किया गया है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। लोगों को आने जाने में सुविधाएं मिलेंगी और आपको बता दें कि विकास से कोसों दूर था बुंदेलखंड। ऐसे में अब धीरे धीरे बुंदेलखंड भी विकास की रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है और इसी के तहत अब लगातार सड़कें और दुरुस्त की जा रही हैं। अब एक्सप्रेस वे का भी निर्माण 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों इस जालौन में क्या बुंदेलखंड के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार के साधन बढ़ेंगे, हमारे नगर को साधन बढ़ेंगे, हमारे ज़िले के लिए साधन बढ़ेंगे और हमको ये बहुत अच्छी सुविधा और सौगात दी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमको आज दिल्ली जाने में जो घूम के जाना पड़ता था, लेकिन हम आज दिल्ली सीधे डायरेक्ट 3 से 3.5 घंटे में पहुँचेंगे। इसके अलावा हम हमारी धार्मिक नगरी चित्रकूट, वहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ता जाते थे तो वहाँ बड़ा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन अब हम सीधे डायरेक्ट वो पहुँचेंगे। इसमें यही है कि अभी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। जो अभी हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। इससे क्या है कि मुझे अब 2-3 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है और दिल्ली पहुंच जाते। और दूसरी बात, हमारे इस पावन भूमि पर पीएम जी जो उद्घाटन करने आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर हम लोगों को रोजगार कुछ मिलेगा और पीएम जी की यहाँ हमारे यहाँ। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नलकूप विभाग के वर्कशॉप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों से मशीन की गुणवत्ता के बारे में जाना। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बिगड़े हुए नलकूपों को जल्द सही करवाया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद रहे। तो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने नलकूप विभाग के वर्कशॉप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों से मशीन की गुणवत्ता के बारे में जाना और इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि बिगड़े हुए नलकूपों को जल्द ही सही करवाया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार भी मौजूद रहे। देश के अंदर एक तपस्वी नेतृत्व इस देश को मिला है, राज्य के अंदर एक तपस्वी नेतृत्व मिला है और जब अच्छा नेतृत्व मिलता है तो देश खुशहाल होता है और राज्य खुशहाल होता है। आज सब वैश्विक महामारी हो, चाहे 100 दिन का अभियान हो, अपना लक्ष्य हो, और जब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व अच्छा रहता है तो उस नेतृत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल भी परिश्रम का पराकाष्ठा करता है, साथ में अधिकारीगण भी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। चलिए मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, टक्कर से बाइक बनी आग का गोला। ये बड़ी खबर आपके सामने।
मथुरा से, जहां पर कार और बाइक में भिड़ंत हुई और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर जब लगी तो आपको बता दें कि आग का गोला बन गई बाइक। कार और बाइक की भिड़ंत हुई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टक्कर लगने के बाद बाइक किस तरीके से धू धू कर जलने लगी, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरी तरह जलकर राख हुई बाइक और कार में भिड़ंत हुई थी। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक आग का गोला बन गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरी तरह जलकर खाक होती हुई नजर आई बाइक। मथुरा से आ रही थी, बलदेव से आ रहे और ओवरटेक करता हूँ। आप सब ये मथुरा साइड से आ रही थी, ये बलदेव से आ रहे थे और दोनों आपस में टकरा गए। इसमें दो व्यक्ति घायल हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ ये हादसा हुआ? ये बलदेव पब्लिक स्कूल के पास। लखनऊ के लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर लुलु मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा का बयान सामने आया है। समीर वर्मा ने सामने इस पूरे मामले में सफाई पेश करते हुए कहा है कि लुलु मॉल किसी को भी मॉल परिसर के अंदर धार्मिक कृत्य या फिर संगठित प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। साथ ही कहा कि हम अपने सिक्योरिटी और फ्लोर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाए, क्योंकि हम लुलु मॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉल बनाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लुलु मॉल की तस्वीरें हैं जहां पर नमाज पढ़ी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर अब लुलु मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा का बयान सामने आया है। समीर वर्मा ने मामले में सफाई पेश करते हुए कहा है कि लुलु मॉल किसी को भी परिसर के अंदर धार्मिक कृत्य या संगठित प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। साथ ही कहा कि हम अपने सिक्योरिटी और फ्लोर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाए, क्योंकि हम लुलु मॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉल बनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की जब मॉल में नमाज पढ़ी गई। लखनऊ के लुलु मॉल में पढ़ी गई नमाज को लेकर लुलु मॉल के जनरल मैनेजर समीर वर्मा का बयान सामने आया। समीर वर्मा ने मामले में सफाई पेश की और कहा कि लुलु मॉल किसी को भी मॉल परिसर के अंदर धार्मिक कृत्य या संगठित प्रार्थना करने की अनुमति नहीं देता है। साथ ही कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी और फ्लोर स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह की किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाए, क्योंकि हम लुलु मॉल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉल बनाना चाहते हैं। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहाँ अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। इस मॉल को हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शॉपिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और हम अपने मीडिया के दोस्तों से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारा इस चीज में सहयोग करें। जो है नमाज जो है वो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। अभी जैसे मॉल का उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और बहुत अच्छा काम हुआ कि एक बहुत बड़ा मॉल खुल गया, जिससे सभी लोग वहाँ पे जाएंगे, हर धर्म हर मजहब के लोग जाएंगे।
तो नमाज अगर वहाँ पे हो गई है तो उसको विवाद न बनाया जाए। इबादत अल्लाह की करता है, कोई भी करे। अगर कोई पूजा करता है वहाँ माहौल में तो भी अच्छी बात है, कोई नमाज पढ़ता है तो वो भी अच्छी बात है। अगर जैसे कि कोई भी धर्म का इंसान अपने धर्म का पालन करता है और अल्लाह की इबादत करता है, इसको करना चाहिए, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। और मैं यही कहूँगा भारत में रहने वालों से, तमाम लोगों से, कि इबादत जो है कोई भी ज़मीन हो कहीं पर भी इबादत कर सकता है। कुशीनगर के जिलाधिकारी एस राजलिंगम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट परिसर में बड़ी बड़ी घासों की कटाई सफाई कर्मचारियों से करवाई गई। इस दौरान यहां पर प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ किस्से साझा किए, साथ ही पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। तो कुशीनगर के जिलाधिकारी एस राजलिंगम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट परिसर में बड़ी बड़ी घासों की कटाई सफाई कर्मचारी कर रहे थे। इस दौरान प्रभागीय वन अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों को साझा किया, साथ ही पौधा लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे डीएम ने हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। सुरेश द्विवेदी गिरफ्तार, आजाद भारत पार्टी के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपके सामने। अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर लड़ रहे थे लड़ाई, तो ये बड़ी खबर आपके सामने। हमीरपुर से सुरेश द्विवेदी गिरफ्तार किए गए। आजाद भारत पार्टी के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और अलग बुंदेलखंड की दरअसल वो मांग पर लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हमीरपुर से, सुरेश द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर लड़ रहे थे लड़ाई। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि सुरेश द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेश द्विवेदी। दरअसल अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर लड़ रहे थे लड़ाई। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। सुरेश द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप देखिए, सुरेश द्विवेदी तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं, जो कि आजाद भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल सुरेश द्विवेदी अलग बुंदेलखंड की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के अवध प्रांत के संयोजक रहे सुनील सिंह पर गैर कानूनी कार्य का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह के ऊपर प्रदेश के कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहा है। गैर कानूनी कार्य में लिप्त होने की जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद ने सुनील सिंह को अवध प्रांत के संयोजक पद से हटा दिया है। सुनील सिंह पर जमीन कब्जा और धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन ने मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। तो इस तरीके से जो धोखाधड़ी हो रही है और इस तरीके से फ्रॉड लोग किसी संस्था में घुस करके और सरकार का दुरुपयोग करते हैं, उसके खिलाफ ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को इस तरीके से लूट करके और इनके खिलाफ उल्टे कार्रवाई कराते हैं शासन प्रशासन से। ये बहुत गलत चीज़ है। इस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इस पर हम लोगों ने कार्रवाई कराई है।
जैसे लूट हुई है, किसी के साथ धोखाधड़ी हुई थी, किन किन चीजों पे, नौकरी के नाम पे या नहीं, ये एक बालू का ठेका दिखा। चलिए रुक करेंगे गोंडा का। बड़ी खबर आ रही है, दुष्कर्म का आरोपी दरोगा गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा बसी अहमद हुआ गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। दुष्कर्म का आरोपी दरोगा गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा वसी अहमद हुआ है गिरफ्तार। आपको बता दें कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है दरोगा पर। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। गोंडा से दुष्कर्म का आरोपी दरोगा गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा वसी अहमद गिरफ्तार किया गया। दरअसल शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है दरोगा पर। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। दुष्कर्म का आरोपी दरोगा गिरफ्तार किया गया। आरोपी दरोगा वसी अहमद हुआ गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप है। एक महिला द्वारा पुलिस लाइन में नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर वसी अहमद के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इनके द्वारा जाति और नाम बदलकर शादी का झांसा देकर इनके साथ दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज वसी अहमद को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली नगर में दुष्कर्म का आरोपी दारोगा गिरफ्तार किया गया। दरअसल शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप इस दारोगा पर है। फिलहाल दारोगा की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गोंडा से, जहां पर आरोपी दारोगा वसी अहमद को गिरफ्तार किया गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगा है वसी अहमद पर। म्याऊ में एक अखबार के पत्रकार नरेंद्र सिंह ने 3 लोगों पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अलापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल दैनिक अखबार का पत्रकार जमीनी विवाद की कवरेज करने गया था और इसी बात को लेकर कुछ निवासियों ने पत्रकार से गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। तभी शोर सुनकर वहां पर काफी भीड़ जुट गई, जिसे देखकर दबंग वहां से भाग निकलने लगे। वहीं इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है कि प्रार्थी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना ये हुई कि 3 लोग आए थे। एक तो म्याऊ निवासी राघवेंद्र पुत्र सतेंद्र सिंह था, एक अपने को श्याम सिंह तोमर बताता था, थाना बारा कलाम का, थाना कलाम लगता है, और तीसरा एक चांदनी केंद्र की। 3 लोग आए। मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, 3 लोग आए और दुकान के बाहर गाली गलौज करने लगे। मैंने उनसे कहा कि काय को गाली दे रहा, भाई क्या बात हो गई? तो बोले तू वो जगह के विवाद में तू ज्यादा मदद कर रहा है किसकी? मैं किसकी मदद करूँगा? रायबरेली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता की जान बचाई है। दरअसल 4 साल से न्याय के लिए दरबदर भटक रही गैंगरेप पीड़िता ने तंग आकर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने दौड़कर पीड़िता की जान बचाई। कौन सा थाना लगता है? क्या दिक्कत क्या है? सर हमारे साथ 2018 को गैंगरेप हुआ है सर, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। हो गया क्या तो कब से आई हैं आप? सर यहाँ बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या डाल लिया आपने ऊपर अभी? सर तापीन के तेल। क्यों? सर जब न्याय नहीं मिले तो काम यही एक रास्ता है कि आत्मा। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।